चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब मुझे क्या करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना है, ठीक है। पहले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब समझते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो मैं यहाँ से दिल्ली गया, समझ रहे हो ना, हमने कल से इसको रेफरेंस मान रखा है, ये करनाल है, इस पानीपत, ये मूर्थल और ये दिल्ली, ठीक है। हम इसी से लेके चल रहे हैं तो हम इसी से चलेंगे। तो ध्यान से सुनो, मान लो मैं यहाँ से दिल्ली गया, ठीक है। दिल्ली मेरा कहाँ, नंबर 4 पे है, ठीक है। तो मुझे बताओ, मुझे नीचे आने के कितने रास्ते मिलते हैं, सारे बताएंगे। मुझे नीचे आने के लिए क्या क्या रास्ते मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं डायरेक्ट 4 से 1 पे आ जाऊं, मतलब दिल्ली से करनाल आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो, बोलो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जल्दी बोलो। ठीक है, एक हो सकता है भाई मैं बीच में मूर्थल में पराठे खाऊं सुखदेव पे, ठीक है, फिर नीचे आऊं, ठीक है। एक हो सकता है कि मैं पहले यहां से मूर्थल से और दिल्ली से मूर्थल आया, ठीक है, फिर मूर्थल से मैं पानीपत रुका, फिर पानीपत से मैं वापस नीचे आया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं दिल्ली से पानीपत रुका और पानीपत से मूर्थ, पानीपत से करनाल आया, ठीक है। मतलब कि ये वाला तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी रास्ता पकड़ चुका हूं। तो एक बात बताओ, मुझे टोटल कितनी लाइंस मिलेगी, जितनी मेरी यहाँ पर ट्रांजिशन हुई होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांजिशन गिनूं तो मेरी कितनी बन रही है, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मतलब क्या हो गया, मेरे को 6 लाइंस मिलेंगी। ये तो मेरा हो गया सिंपल, मतलब कि अगर मैं थ्योरेटिकली सोचना चाहूँ कि मुझे कितनी लाइंस मिलेगी, ठीक है। मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर तुम फॉर्मूला भूल जाओ, तो तुम उसको ऐसे गिन सकते हो। लेकिन हमारे पास तो एक शॉर्टकट तो होता ही है और एक फॉर्मूला होता है। अगर मुझे किसी में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, जब मैं n2 से n1 में आ रहा हूँ, तो मेरा ये फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। मतलब कि इससे यही चीज आंसर 6 ही आएगा, समझ रहे हो। मतलब कि जो हमने अभी सोच के किया है उसका बस एक शॉर्टकट है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, देखो n2 की वैल्यू 4, n1 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, n2 की वैल्यू 4 माइनस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ पर मेरा 3, 4 इज 12, 12/2 आंसर आ जाएगा मेरा 6। समझ रहे हो, आंसर मेरा 6 ही आएगा। बोलो सब समझ गए, बोलो सब समझ गए, ठीक है। अब बात आ जाती है कि तुमने कई बुक्स में एक ये फॉर्मूला देखा होगा, सबको याद होगा, n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये वाला फॉर्मूला भी होता था, ठीक है। किस किस को ये वाला फॉर्मूला ध्यान है, ठीक है। जिसको ये वाला ध्यान है, मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ये जो मेरा फॉर्मूला होता है ना सही है, लेकिन ये इसी का ही बेटा है एक तरह से। बेटा मतलब क्या हो गया कि इसी से डिराइव हुआ है। ये डिराइव कैसे हुआ है, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारी फाइनल लोकेशन करनाली है, समझ रहे हो। मतलब कि अगर मुझे n इक्वल टू 1 में ही आना है ना, तो ही मेरा ये फॉर्मूला लग सकता है, वरना मेरा यही लगेगा। अगर मैं बोल दूं मुझे 4 से 3 में आना है या 4 से 2 में आना है, तो मैं ये नहीं लगा सकता। मतलब जब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वापस करनाल की है, मतलब कि n इक्वल टू 1 की है, तो ही मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब मैं n1 की वैल्यू 1 पुट करूंगा ना, तो ये मेरा फॉर्मूला यही बन रहा है, समझ रहे हो। मतलब n1 की वैल्यू 1 पुट करो तो मेरा ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला कब लगाना है। ये तो हमेशा ही लग सकता है, ये वाला तभी लगाओगे जब मैं ग्राउंड स्टेट में आ रहा हूँ, मतलब मुझे पक्का पता है मैं सीधा, मतलब मुझे करनाल रुकना है, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात, बोलो, बोलो इतनी बात समझ गई, ठीक है, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला। अब ऐसा भी हो जाता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर, अगर मुझे बाल्मर सीरीज में टोटल लाइंस देखनी है, ठीक है, बाल पहले लाइमन पे आता है, ठीक है। लाइमन सीरीज में टोटल लाइंस कितनी होंगी, तो तुम बता सकते हो कितनी लाइंस होगी टोटल। एक तो ये वाली, मतलब जो मैं बाल्मर सीरीज, मतलब क्या हो गया, जब मैं फाइनली करनाल रुक रहा हूँ, ठीक है। एक ये हो सकती है, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप वेवलेंथ देगी, क्योंकि एनर्जी दोनों तीनों की डिफरेंट है, तो 3 आ गई। अगर मैं तुमसे पूछ लूं मेरी बाल्मर सीरीज में कितनी लाइन रहेगी, ठीक है बेटा, पहले मैं तुम्हें कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी कितनी आ रही है, एक ये होगी, एक और एक ये वाली 2 होगी। बोलो समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही पास्चन में पूछ लूं, पास्चन में कितनी आएंगी, पास्चन में कितनी आएगी, जल्दी बोलो। एक ही दिख रही है तुम्हें, ये वाली, एक। मतलब क्या हो गया, मेरा एक डायरेक्ट शॉर्टकट बनेगा। अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक सीरीज में लाइन देखनी है ना, ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक सीरीज में लाइन देखनी है, तो मेरा उसका फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। समझ रहे हो, मतलब कि जहां से मैं आ रहा हूं में से मैं माइनस क्या कर दूंगा, उस सीरीज की ग्राउंड स्टेट, मतलब उस सीरीज के लिए मेरी फाइनल n की वैल्यू क्या होती है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मुझे कहाँ आना था, लाइमन में आना था। अगर लाइमन में आना है तो मैं मान लो 4 से आ रहा हूँ,
तो 4 मेरी क्या होगी N2, और मेरी लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है N1, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, और यहाँ से अभी 3 आया था नहीं आया था, बोलो आया था 3 आया था ना, बोलो फटाफट बोलो। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोल दूं बालमर में मेरा फॉर्मूला में क्या पुट करोगे, मान लो मैं 4 से आ रहा हूँ तो 4 माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ रहे हो, शॉर्टकट भी सीख गए और कंसेप्चुअली भी सीख के करना क्या है। ठीक है, मतलब हम कर क्यों रहे हैं ये भी समझ गए। ठीक है, शॉर्टकट से हम पहले सीधा तरीका समझिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, हम इससे निकालना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सब समझ गए। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोल दूं मुझे कितनी लाइंस मिलेगी लाइमन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन N8 से आ रहे हैं, तो खुद बताओ अगर N8 से आ रहा है तो मुझे क्या करना है, 8 में से 1 माइनस कर देना, 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, सब समझ गए। अब शॉर्टकट यूज करेंगे, एक बार मैं तुम्हें कंसेप्चुअली समझा दिया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, जंप करता है हायर लेवल से थर्ड लेवल। ठीक है, इफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल फॉर ट्रांजिशन फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार निकाल दो इसको, एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया, धनराज का आंसर भी आ गया, लाजवाब। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दो एक बार, करो फटाफट बेटा। कई 6 बोल रहे हैं, कई 9 बोल रहे हैं, कई 5 भी बोल रहे हैं। देखते हैं, ज्यादातर बच्चे 6 बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चों का 6 आ रहा है। ठीक है, एक बार बच्चों सारे देख लो, 6 आ रहा है जनरली। ठीक है, 9 भी कई दे रहे हैं, तो एक बार चेक कर लो सब। 6 ज्यादा, मेजोरिटी का 6 आ रहा है। मेजोरिटी क्या मतलब, तो वो तो भाई मेजोरिटी से जीतने वाला है 6 तो अब देखते हैं। देखो मुझे कुछ भी नहीं है, टोटल लाइंस गिवन है। ठीक है, मुझे थर्ड लेवल तक का पता है, थर्ड लेवल पे जंप किया, तो ऑब्वियस सी बात है N1 की वैल्यू मुझे पता चल गई, N2 की निकालनी है, उस फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट कर दो। देखो 6 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करोगे, N2 की वैल्यू तुम्हें, N1 की वैल्यू गिवन है 3 पे आ रहा है, 3 पुट कर दो। ठीक है, N2 की निकालनी है, तो वहां से N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। समझ रहे हो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैं 6 से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, समझिए, सिंपल क्वेश्चन था, बस उसको सोल्व करना था, इक्वेशन को, कुछ भी नहीं था इसमें, सारी वैल्यूज ही पुट करनी थी। ये गिवन था, N2 निकालना था, N1 गिवन था, तो बस एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, हो जाएगा। बोलो समझिए बेटा। और एक बात को ध्यान रखना, ये जो मेरा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ये तब हम अप्लाई करते हैं जब मेरा एक सैंपल होता है, मतलब कि हम मेजोरिटी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सैंपल में हजारों तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, मतलब लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम तब यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में जनरली यही मिलेगा, तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जब हमारा एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है ना, तब यूज होता है। बाकी जनरली यही होगा। अगर वो तुम्हें बोल दे कि एक इलेक्ट्रॉन या एक मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मान लो 4 में, तो मुझे बता दो, एक हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बता दो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मुझे कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिल सकती है अगर मेरा एक ही हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, दोनों में फर्क बहुत है, मैक्सिमम लाइंस मुझे कितनी मिल सकती है अगर मेरा एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैंने 4 पर भेजा, अब वो नीचे आएगा, तो मुझे मैक्सिमम कितनी लाइन मिल सकती है, एक बात बताओ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा, बहुत सिंपल चीज है, अब तुम आंसर दे दोगे, तभी मैं कहता हूँ उससे रिलेट क्या करो। तुम दिल्ली हो, दिल्ली से करनाल आना है, तो तुम कितने स्टॉपेज ले सकते हो मैक्सिमम, अब इतना बता दो, बोलो। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही तरीके से आ सकता है, वो हो सकता है यहाँ रुके, वो हो सकता है यहाँ पे भी रुक जाए, फिर वो हो सकता है यहाँ पर भी रुक जाए। इसके अलावा उसके बाद मैक्सिमम तरीके हैं आने के, मैक्सिमम। बाकी क्या हो सकता है, वो यहाँ से यहाँ रुके और यहाँ से यहाँ, ये तो 2 ही तरीके हुए। एक हो सकता है वो डायरेक्ट आ जाए, ये एक ही हो गया, मतलब कि ये 3 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते अगर एक ही बंदा है। समझ रहे हो ना, मतलब कि वो 3 बार ही, मतलब 2 बार स्टॉपेज लेगा और 3 बार चलेगा, तो मतलब 3 रेडिएशन मिलेगी। अगर एक हाइड्रोजन के लिए पूछे, तो वहां पर अगर मुझे निकालना है कि मैक्सिमम कितनी लाइंस उसको मिल सकती है, तो वहां पर मेरा फॉर्मूला N2 माइनस N1 बन जाता है। ठीक है, लेकिन इतना बहुत रेयर है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है जब तक वो बोल ना दे कि मेरा एक ही हाइड्रोजन एटम है, वरना हमारा जनरली यही लेके चलेंगे। बोलो समझ रहे हो, मैंने इसलिए वाली चीज बता दी क्योंकि एक आधी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस पर इतना फोकस मत करना जब तक वो खुद ना बोले मैं एक हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ। ठीक है, वरना अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो समझ के चलो सैंपल की बात कर रहे हैं। बोलो समझ गए सब, सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैंने एक बहुत बेहतरीन बात भी तुम्हें समझा दी है, दोनों केसेस बता दिए हैं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल सीरियसली लेना। ठीक है, अब आगे देखो, अगली बात आती है हमारी बोहर की। ठीक है, बोहर मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है वो बस एक इलेक्ट्रॉन वाले पे लग सकता था, ऑब्वियस सी बात है, वो सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गई भाई, मुझे हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा,
तो भाई वहां पर तो अप्लाई हो ही नहीं रहा था मल्टी इलेक्ट्रॉन पे, तो मतलब ये तो उसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने जो भी लाइंस देखी है ना, लाइंस याद करो, जो हम ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइंस देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ ना, तो मुझे क्या दिखता है, ये लाइंस आगे फर्दर स्प्लिट हो गई है, मतलब कि ये लाइंस जो है ना अंदर और स्प्लिट हो गई, मतलब अगर मैं इसको आगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता हूँ, ठीक है, मतलब कि जैसे मेरी जो लाइंस आई थी ना अभी, लाइमन बाल्मर सीरीज सारी है, उसको अगर मैं स्प्लिटिंग वो लगा दूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं उन पे, तो मेरी वो लाइंस फर्दर स्प्लिट हो जाती है, और हमारा बोहर का मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से स्प्लिटिंग करता हूँ उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से अगर मैं स्प्लिटिंग करता हूँ उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। बोलो इतनी बात समझिए, तो पेपर में तुम्हारा डायरेक्ट आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से अगर हम स्प्लिटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे एमसीक्यू में आ सकता है, या हम किस कौन कौन सी हेल्प से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। एक स्टार्क इफेक्ट हो गया, एक जीमन इफेक्ट हो गया। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट से तुम इसको रिलेट कर सकते हो स्पार्क, स्टार्क मतलब स्पार्क, स्पार्क किससे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो जीमन उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतना फंडा सब समझ गए, इतना फंडा सबको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये जो मॉडल था ना बोहर का, वो डी ब्रोगली और हीजनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब कि उन दोनों के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ था। मतलब अभी बताता हूँ आगे क्या होता है, बाकी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया भी है। तो ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, या उनके हिसाब से नहीं चल रहा था। और ये जो दोनों प्रिंसिपल थे ना, प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है, ये वैली पहले ही वेल प्रूव्ड थे, तो ये भाई ये वाली चीज तो फॉलो होनी चाहिए थी। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है, ये मेरा हाइड्रोजन एटम ये भी नहीं बता पा रहा था हाइड्रोजन का मॉडल, कि मेरी एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी नीड क्या है बॉन्ड बनाने की, भाई उन वो बॉन्ड बनाने जा क्यों रहे हैं, तो वो उसको भी ये भी नहीं बता पा रहा था। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, तो ड्रॉबैक इतना वो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअली कोई भी मतलब एग्जामिनर कुछ नहीं पता वो क्या दे दे। ठीक है, अब हम जाने वाले हैं डी ब्रोगली पे। डी ब्रोगली ये लगा लो कि बहुत ही चतुर था, चतुर। ठीक है, थ्री इडियट्स वाला चतुर नहीं, वैसे चतुर था। ठीक है, कैसे चतुर था, उसने क्या किया, उस वो भी आलसी लगा लो। ठीक है, आलसी टाइप मतलब इसमें तुम्हें बहुत लोग आलसी टाइप मिलेंगे, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम उनका कंसेप्ट देखें तो उसको हम आलस वाला कंसेप्ट बोल सकते हैं। उसने क्या बोला, मेरी जो लाइट है, ठीक है, उसने एक मतलब एक आइडिया दिया बस, मतलब तभी इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसने कुछ प्रूव नहीं किया, हाइपोथेसिस बस उसने बोला कि हो सकता है अगर लाइट के पास पार्टिकल और लाइट, और पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैटर के पास भी हो। ऑब्वियस सी बात है, तुम भी ये सोच सकते थे, तुम सोच रहे होगे सर ये तो मैं भी बोल देता उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर बेटा इतना आसान भी नहीं था ये। अब तो तुम्हें पता है इसलिए तुम बोल पा रहे हो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अगर लाइट के पास दो नेचर है तो भाई मैटर के पास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बस इतना बोला। ठीक है, उसके बाद उसको प्रूव करने कौन आए, डेविसन जर्मन। ठीक है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आता है, मतलब कि ये मेरा साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि मैटर का भी वेव नेचर हो सकता है। बोलो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ो। इतनी बात चमक गई, अभी चमकाता हूँ कि वो कैसे प्रूव किया। पहले इतनी बात समझ रहे हो, समझ गए कि डी ब्रोगली का आलस बनने कितना हेल्प किया उसको। अब ये ना समझ आना कि हम भी आलसी बन जाते हैं। ठीक है, तुम्हें पेपर निकालना है, अभी जब तुम साइंटिस्ट बन जाओगे तो आलसी बन जाना। ठीक है, तो साइंटिस्ट वाले आलसी बन सकते हैं, अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम आलसी बन के नहीं कर सकते। ठीक है, अभी पढ़ाई के टाइम पे नहीं, ये साइंटिस्ट के काम होते हैं। ठीक है, वो जब दिमाग लगा रहे होते हैं, ठीक है, उनपे इतना दिमाग हो चुका होता है कि वो आलस करके भी तुम्हारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अभी तुम इतना ग्रो नहीं हुए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल था, एक स्लिट ली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे तुम फिजिक्स में करते हो ना, वेव याद होगा, तुम लाइट को पास करते हो एक स्लिट से। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, सबको पता होगा इतना, तो थोड़ा बहुत तो पता है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, सारी रिंग्स एक दूसरे पे चढ़ जाती है, वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, फलाना ढिमकाना, ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा पार्टिकल के साथ। तुम्हें अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, हमने प्रूव किया था। ठीक है, कैथोड रे में। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, एक इलेक्ट्रॉन लिया फास्ट, एक इलेक्ट्रॉन बीम ले ली। ठीक है, उसको एक स्लिट से पास किया, ताकि स्लिट बिल्कुल नैरो थी, ताकि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में पास कर सके। ठीक है, जब वो पास किया तो उन्होंने क्या सोचा था कि इलेक्ट्रॉन बस यहाँ स्ट्राइक करेगा, पार्टिकल नेचर है, सीधा मूव करेगा, बस यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर फ्लोरोसेंस होगी, बस हो गया। इतना ही सोच सकते थे, यही हो सकता था। खुद सोच के देखो, अगर कोई पार्टिकल है सीधा जाएगा, ऐसा तो है नहीं, अगर इतना सही रास्ता है वो बिल्कुल सीधा चलता है तो यहाँ पर जाके सीधा स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर बहुत सारी रिंग्स बन गई,
और ये फिनोमिना कौन शो करता था? ये फिनोमिना वेव, क्योंकि जब लाइट के लिए ये चीज देखी गई थी बिल्कुल सेम हमें मिल रहा था, मतलब कि यहाँ पर डायफ्रैक्शन फिनोमिना शो हो रहा था। बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे? बोलो इतनी बात समझ गए? मतलब कि ये बात समझ रहे हो कि यहाँ पर लाइट की तरह इसने प्रॉपर्टी शो की इलेक्ट्रॉन ने। अगर इलेक्ट्रॉन ने लाइट की तरह प्रॉपर्टी शो की है तो उसका मतलब क्या हो गया? उसके पास भी वेव नेचर है। बोलो समझे नहीं समझे? बेटा कुछ भी नहीं। लाइट का जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइट को लेके, तो हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, मतलब रिंग्स मिलती है। ठीक है, रिंग्स मिलती है लाइट जब हम लेते हैं, तो वहां से उसका वेव नेचर प्रूव होता है, क्योंकि डायफ्रैक्शन एक वेव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रॉन लिया हमें बिल्कुल सेम फिनोमिना मिला जैसे लाइट के साथ मिलता था। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि हमारा जो पार्टिकल्स होता है उनके पास भी वेव प्रॉपर्टी होती है। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है नीचे, डायफ्रैक्शन एक, क्योंकि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना वो सब इसमें लिखी हुई है, तभी मैं तुम्हें नोट्स भेजता हूँ, एक बार उसको रीड कर लो ताकि तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाए जो जो मैंने बातें बोली है। ठीक है, और उसको लिख लो जो जो इंपॉर्टेंट बातें लगती है तुम्हें। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता ही है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें आइडिया लग ही जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, जो डी ब्रोगली था ना, डी ब्रोगली की बात प्रूव हो गई, उसने फिर एक रिलेशन दिया। देखो आलसपन वहां काम आया लेकिन रिलेशन उन्होंने खुद दिया। समझ रहे हो? मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना आलसी था वो, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड थे वो, इसलिए वो इक्वेशन बना पाए एक। उन्होंने क्या इक्वेशन दी, मेरा जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा वो किसी भी मटेरियल पार्टिकल है, मतलब जो भी पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है, उसका जो लैम्डा होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके मोमेंटम के होगा। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली किया होगा। ठीक है, अगर मैं इसको साइन को इसको हटाता प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो यहाँ आता है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट तो जिंदाबाद है, हर जगह पहुंच जाएगा, अपना पसर के बैठ जाएगा कि भाई मेरे तो जगह फिक्स है हर जगह। ठीक है, प्लैंक्स की तो प्लैंक्स और आर गैस कांस्टेंट, ये तो ऐसे कांस्टेंट है जो अपनी जगह हर जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो एक एच आया। ठीक है, वही प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी को मोमेंटम को मैं एम वी भी लिख सकता हूँ। सबको पता ही है मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक रिलेशन मिला जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, एच इज इक्वल वो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जिसको मैं एच बाई एम वी भी बोल सकता हूँ। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब बात तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हारे माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर हम वेव नेचर है तो भाई मेरे पास भी होगा, तो मैं अभी बिल्कुल लहराते हुए चलना चाहिए, मेरे अंदर भी अदाएं होनी चाहिए जैसे वेव में होती है, जैसे हम लाइट में देखते हैं ऐसे तो मुझे चलना चाहिए। ठीक है, मुझे तो भाई परी की तरह ऐसे, मुझे मछली की तरह ऐसे ऐसे चलना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि क्योंकि जो हमारी वेवलेंथ है ना, समझ रहे हो, मतलब कि जो हमारी वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे, मतलब हमें दिख नहीं रही, डिटेक्टेबल नहीं है। मतलब कि जो हमारे साथ वेवलेंथ है ना, हमारी वेवलेंथ, जो मतलब मैं चल रहा हूँ या कुछ, तो मतलब मैं भी ऐसे मटकते मटकते चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? मतलब कि क्योंकि हमारी जो वेवलेंथ है ना, खुद बताओ, अगर मेरी वेवलेंथ क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप होता है ना, ठीक है, वो हमारी इतनी छोटी है कि हम उसको मेज मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर चीज लिखी हुई है, ऑल मटेरियल पार्टिकल है वेवलेंथ, बट इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हमारे साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो बहुत ही छोटी है। समझिए, तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो मुझे एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल नहीं, लैम्डा निकालनी है एक बॉल का। ठीक है, जिसका क्या है, मास गिवन है और वेलोसिटी इतनी है। खुद सोचो, एक मेरी 100 ग्राम की बॉल है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। जब मैं उसके लिए लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ ना, ठीक है, तो वैल्यूज ही पुट करनी है, एच की पता है, मास तुम्हें गिवन है, वी भी गिवन है, जब पुट करोगे तो तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू इतनी आएगी। अब तुम खुद बताओ, तुम 10⁻⁻34 को डिटेक्ट कर सकते हो? भाई तुम 1 मिलीमीटर कोई नहीं कर पाते, तुम्हारे स्केल में 1 मिलीमीटर होता है ना, तुम वहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हो, 1 है या 2 है। तो भाई इसको तो कहाँ से करोगे, दूर दूर तक मतलब भूल जाओ, सपने में भी नहीं देख सकते। तो इसी वजह से मेरा क्या होता है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते है। मैं इसके बोल के पास भी है वेवलेंथ, ये भी ढुमकते हुए जा रही है, ठीक है, अपना ढुमकते हुए जा रही है, लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इतनी बात समझ गई? बोलो क्लियर है? सबको क्लियर है इतना फंडा? ठीक है, ये फंडा सबको क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दो, देखो हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन के हिसाब से हमें जहां पर यूज करना, देखो लैम्डा एच बाई पी होते हैं। ठीक है, और तुम्हें अच्छे से पता है काइनेटिक एनर्जी पी पी स्क्वायर बाय 2m होती है, ये सबको पता है। बाकी इसका यहाँ पे लिखा भी हो कैसे होती है, बाकी सबको पता ही होगा। ठीक है भाई, तुम्हें तो इतना पता ही होगा, बाकी नहीं भी पता तो देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं,
ठीक है, ये वाला m को फिर मैं इसके साथ भेज दूं तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा तो mv को मैं p लिख सकता हूँ, तो m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं p स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साथ में नीचे क्या आ जाएगा 2m। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है p स्क्वायर बाय 2m। तो अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m है तो p क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m के। ठीक है, समझ नहीं आया? अच्छा, नहीं पता क्या तुम्हें ये बात? ठीक है, दोबारा बता दो। देखो, मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है, सबको पता है, बोलो हाँ या ना। मुझे लगा पता होगा तुम्हें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सबको पता है, जल्दी बोलो, श्रुति बोलो, पता है। और एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है बेटा, कई बच्चों को नहीं पता तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो तुम खुद बताओ कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि m ऊपर आया नीचे आया। ठीक बेटा, क्यों भाई, हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो भाई तुम्हें क्या मतलब, अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 1 नहीं आएगा ना। तो m बाय m को मैं 1 लिखूँ चाहे m बाय m लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो m बाय m भी तो 1 ही होगा ना एक तरह से। तो भाई मैंने लिख दिया, मेरा मन कर रहा था। ठीक है, तो m बाय m इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस m को इसके साथ लिख दूं तो ये मेरा क्या बन गया, m स्क्वायर ऊपर क्या बन जाएगा मेरा, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, यही बनेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, एम वी को मैं मोमेंटम बोलता हूँ, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या बोलूंगा, मोमेंटम का स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा 2m। तो मेरा इनके बीच में रिलेशन बन गया। बोलो समझिए श्रुति। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m आ गया। तो मैं पी को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2m के। बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट ना समझ लेना, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, बस मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो, अब मैं P की जगह अंडर रूट 2m के लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बस मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा लैम्डा क्या हो गया, h बाय अंडर रूट 2m के इक्वल। बोलो समझ गए सब? बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, बस मैंने रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, टिप्स भी होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा होगा, डेविडसन जर्मन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक मतलब कि वहां पर एक पूरा सेटअप बनाया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें उसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना। ठीक है, या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम उस चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो एक और फॉर्मूला बनता है, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सुनना, मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं उसको एक्सेलरेट करता हूँ, जो कि क्रेस्ट पे पड़ा था, ठीक है, चार्ज पार्टिकल नीचे आराम से पड़ा था ऐसे ही, ठीक है, सो रहा था, अगर मैं उस पर वोल्टेज वी अप्लाई कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चलने लग जाएगा। बोलो चलेगा? चलेगा। अगर वो चलेगा तो वेलोसिटी गेन करेगा। बोलो हाँ या ना। करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो जल्दी, वरना मेरा हाथ नहीं रुकेगा ये, जल्दी बोलो, करेगा नहीं करेगा? सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? तो मान लो मैं यहाँ पर था चार्ज, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मेरी पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो वहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी, मतलब वोल्टेज जब 0 थी मेरी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। ठीक है, जब मैं वी पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, पोटेंशियल का मतलब क्या, मैं धक्का मार रहा हूँ भाई, उठ जा उठ जा उठ जा, यही कर रहा हूँ भाई, जाके पढ़ ले। तो जब मैं उसको उठा के काम पर भेजूंगा तो वो चलेगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है, वोल्टेज मतलब क्या हो गया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि भाई तू उठ, चल आगे चल, पुश कर रहा हूँ उसको, तब वो चलेगा। तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी भी हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई, मतलब कि इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या था, मेरी वोल्टेज। बोलो हाँ या ना। ये मैं जो चला, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आई, वो किसकी वजह से आई, वोल्टेज की वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितनी मैंने वोल्टेज अप्लाई की, उसने कुछ उस पर वर्क किया होगा। तो जो वर्क किया होगा उसी ने काम किया होगा इसको चलाने में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही तो कहती है कि मेरी एनर्जी कंजर्व रहती है, जितना मैं वर्क करूंगा, मतलब एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर मैं जो वर्क करूंगा उस पर, वो सारा का सारा उसके चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में आएगा। इतना तुमको पता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम का यही तो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतना तो तुम्हें याद ही होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, मेरा वर्क डन किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये सबको पता है, फिजिक्स वाले हो भाई तुम तो, मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है वर्क डन। ठीक है, तो बस मैंने हाफ एम वी स्क्वायर को क्यू इंटू वी के बराबर कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसी ने तो उसको धक्का मारा था, उठाया था। ठीक है, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, क्यू इंटू ई। अब एक बात बताओ, मेरा लैम्डा का फॉर्मूला क्या आया था, एच बाय अंडर रूट 2m क्या आया था। बोलो हाँ या ना। अभी हमने जब ऊपर कन्वर्ट किया था, पहले तो एम वी होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में करता हूँ, 2m क्या हो जाता है। तो मैं k को रिप्लेस कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी को इससे। बोलो हाँ या ना, q इंटू वी से।
बोलो हाँ या ना। कर सकता हूँ, सब समझ रहे हो। बस मैं के की जगह अगर मैं क्यू इंटू वी लिख दूं तो मेरा ये ट्रांसफॉर्म हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अभी तक ध्यान देना। यहाँ पर मेरा चार्ज कौन होगा जनरली। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया, मेरा एक फॉर्मूला अभी ऊपर आया था ना, ये वाला। ठीक है, अभी मेरा ऊपर एक फॉर्मूला आया था, याद होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m के आया था भूमिका। देखो ये फॉर्मूला आया था ऊपर अभी, ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, बोलो यस और नो, किया था। अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी के बराबर कर दिया, तो मैं के की जगह Q इंटू वी लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, दोनों बराबर है तो लिख सकता हूँ, तो बस वही किया। ठीक है, तो बस मैंने उसमें मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू वी लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरा ये फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2Q m v। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ गए, बस क्यू के की जगह मैंने क्यू भी लिख दिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मतलब कि यही फॉर्मूला मुझे यूज करना है, लेकिन जनरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, समझ रहे हो, मतलब कि 99% हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे आएगा। ठीक है, अगर 99% चांसेस इलेक्ट्रॉन पे आने के हैं, तो क्या मैं पहले ही मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एच की वैल्यू पुट करके पूरा तड़का तैयार रख सकता हूँ, ताकि बस एंड में मैं वोल्टेज का तड़का लगाऊं और बस मेरा सामान बन जाए। ठीक है, तो मैं मास मुझे पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है, और एच की वैल्यू भी पता है, बस वी की नहीं पता, तो मैं पहले ही इनकी वैल्यूज पुट करके रख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे वी की वैल्यू मिलेगी मैं डाल दूंगा। समझ रहे हो, मुझे मैं बार बार इनको क्यों सोल्व करूँ, जब मुझे पता है ये कॉन्स्टेंट है, बार बार इनकी सेम वैल्यू आनी है। ठीक है, तो जब मैं इन सबको सोल्व करता हूँ ना, इन सबको सोल्व, तो मेरे लैम्डा किसके इक्वल हो जाता है, अंडर रूट 150 बाय वी ए नोट। मतलब क्या होगा, ये जो सारा है ना, ये सारा, ठीक है, इन सबको जब मैंने सोल्व किया तो मेरी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अभी बात बताओ, अंडर रूट 150 की वैल्यू होती है 12.22, तो मैं या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, ज्यादा बेटर रहेगा कई बार ऐसे लिखना, क्योंकि 150 का कई बार ये वो बन जाता है। ठीक है, मतलब कि फैक्टर आ जाता है वी, तो वहां पर कटिंग में आसानी हो जाती है, और जब नहीं आता तो तुम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। तो इन द एंड ध्यान रखना, मेरा लैम्डा का फॉर्मूला बन गया ये, लेकिन आंखें खोल के रखना, वो इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहा ना, कई बार वो जान के अल्फा पार्टिकल या कोई और पार्टिकल दे देगा। अगर उन्हें अल्फा पार्टिकल दे दिया तो भूल के भी ये फॉर्मूला मत लगा देना। अगर उसने अल्फा पार्टिकल दे दिया तो तुम्हें पूरा इसको सोल्व करना पड़ेगा। बोलो समझे, क्योंकि उसका चार्ज होता है 4 गुना इससे ज्यादा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूँ 2, ठीक है, 2 प्लस के बराबर, और मास 4 गुना ज्यादा होता है, तो यहाँ पर लैम्डा का जो फॉर्मूला बनेगा फिर अलग हो जाएगा। लेकिन हम तो 99% वाले क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो हम उसको इन फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हो। बोलो इतनी बात समझ गए, सब समझ गए इतनी बात। अब इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है मेरा, फटाफट इसको कर दो। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, द लैम्डा ऑफ द डी ब्रोगली वेव विल बी। मुझे लैम्डा बताना है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम्स कर देता हूँ। बेटा वी की एसआई यूनिट तो वी ही होती है ना, ध्यान से सुनो बेटा। तुम्हें क्या लग रहा है कि वी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही बात है? बेटा बहुत डिफरेंस है। ये पोटेंशियल की एसआई यूनिट है, ये पोटेंशियल है, ये एनर्जी है। तो जब मैं पोटेंशियल की वैल्यू पुट करने को कह रहा हूँ तो पोटेंशियल करना है, ये तो मेरी एनर्जी होती है, मैंने तो यहाँ पर वी पुट करना है, तो यहाँ पर मैं वोल्टेज वाली पुट करूंगा। ठीक है बेटा, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो, ये ना सोचो कि दोनों एक ही चीज है। ये यूनिटी एनर्जी की है, ये पोटेंशियल की है, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का मुझे बता दो क्या है। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 9 गुना कर देता हूँ तो लैम्डा क्या होगा, तुम्हें अच्छे से बताइए फॉर्मूला, ये वाले, मतलब कि लैम्डा क्या होता है, 1/√2m के। तो मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 9 टाइम्स कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 9 टाइम्स कर देता हूँ तो मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा, λ/3 टाइम्स। समझ रहे हो, क्योंकि मेरा के जो होता है वो अंडर रूट में। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा कि वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना तुम्हें आइडिया हो ही चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर दो, देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को कर दो, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो मुझे बताना है उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मुझे काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, और मुझे उनका ऑर्डर बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें मैं हिंट दे देता हूँ, बेटा इतनी जल्दी आंसर ना दो, कुछ भी हो सकता है, इतनी हड़बड़ाहट में मत आंसर दो। ठीक है, मेरा जो लैम्डा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m के। ये बोल सकता हूँ क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट है।
तो मतलब मुझे क्या करना है, m इंटू काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद देखना है इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, और हड़बड़ाहट में आंसर मत दो, तुम बस मास देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी नहीं देख रहे। रोहित, काइनेटिक एनर्जी भी देखनी है। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखो। जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वहां से आंसर आएगा, कोई मास खाली नहीं देखेगा। यहाँ पर वही गलती करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है अल्फा पार्टिकल के जो लैम्डा है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है उसके मास और काइनेटिक एनर्जी के मल्टीप्लीकेशन के, और उसका अंडर रूट। तो अंडर रूट तो चलो छोड़ो, वो तो सबके लिए कॉमन चीज है। हाँ, एक बच्चे का सही लग रहा है मुझे, रूपाली का। बेटा तीनों का बताना है, तुम दो का क्यों बता रहे हो? चलो बड़े, ट्राई कर लिया है, करना चाहते हो? बेटा मैं एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछ रहा, मैं लैम्डा का ऑर्डर पूछ रहा हूँ, तुम मुझे एनर्जी का क्यों बता रहे हो? सोच के करो, हड़बड़ाहट में करोगे पक्का क्वेश्चन गलत करोगे, और तुम बहुत बच्चे गलत कर रहे हो इसी हड़बड़ाहट में। तुम्हें बस यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है तो वो सबसे तेज भागेगा, लेकिन ये भूल रहे हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो सबसे ज्यादा है, तो उसका जो m इंटू के की वैल्यू हो गई वो भी तो बढ़ गई। मतलब कि ये सारी चीजों को एक बार देखो। चलो अब करवा दो, चलो चलो अब करवा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो तीनों का मास देख लो। ठीक है, जो बच्चे इसको बहुत ही लंबा करके कर रहे हैं टाइम बहुत लगेगा, तो ध्यान रखो। मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लो me है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1840 टाइम्स मास ऑफ me। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1480 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सबको पता है ना। जो मेरा मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अराउंड 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हम इस चीज को यूज कर लेंगे, हम सबकी वैल्यूज नहीं पुट करेंगे। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मुझे तीनों की है गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे क्या आ जाएगा मेरा 16। ठीक है, एम में ये तो कॉमन ही हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा मेरा 1840 इंटू 4, और इससे क्या आ जाएगा 1840 इंटू 4। तो मतलब अल्फा पार्टिकल और इसकी तो दोनों की सेम ही आएगी। समझ रहे हो? आप समझे? और सबसे ज्यादा किसकी आएगी, सबसे ज्यादा आएगी मेरी इसकी, क्योंकि इसका m इंटू के की वैल्यू सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका लैम्डा सबसे ज्यादा और इन दोनों का बराबर आएगा। इसलिए मैं कह रहा था ध्यान रहो, बच्चों ने बस मास देखा और इसको सबसे लास्ट में लटका दिया, वो ये भूल गए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो देखनी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम है, मास 4 गुना ज्यादा है, तो दोनों सेम हो गए ना दोनों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब समझ गए, सब समझ गए? ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, देखो मेरा जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम के है। ठीक है, मुझे मास और के की वैल्यू निकालनी है, जिसका मास और काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लीकेशन सबसे बड़ा होगा उसका लैम्डा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 16 एम इलेक्ट्रॉन की, इसकी आ रही है 1840 इंटू 4 एम इंटू ई, इसकी आ रही है, इसकी भी यही आ रही है, इन दोनों की सेम आ रही है। मतलब क्या हो गया, इन दोनों की ज्यादा भी आ रही है इससे और सेम भी है, तो सबसे ज्यादा लैम्डा इसका हो जाएगा और इन दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें सारे कंसेप्ट यूज हो रहे थे। ठीक है, इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब अगला मेरा कंसेप्ट क्या है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, इसको अभी आज खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, देसी भाषा में बताता हूँ। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपना टहल रहा है। ठीक है, ये अपना पार्क में मजे से टहल रहा है कि भाई मैं तो मजे से टहलूंगा, मजे से। ठीक है, मैं चला गया भाई इससे पता करने कि भाई तू कहाँ रहता है। ठीक है, मतलब भाई मेरा मन कर रहा है मैं इलेक्ट्रॉन से पूछ के आऊं भाई तेरा पता क्या है। ठीक है, जैसे ही मैं उसके पास गया मैंने कहा भाई तेरा एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको पकड़ लिया समझने के लिए, मतलब कि मैंने उसका लोकेशन पता कर लिया, जैसे ही मुझे उसका लोकेशन पता चलेगा ना, उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, वो ऐसा इंसान है, या तो वो अपना पोजीशन बताएगा या अपना मोमेंटम बताएगा। मोमेंटम इनडायरेक्टली तुम वेलोसिटी बोल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम एक ही बात है, मास तो कांस्टेंट ही होता है। मतलब कि मोमेंटम बोल रहे हो या वेलोसिटी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से अगर मैं पूछने जाऊंगा ना कि भाई अपनी पोजीशन बता दे, तो मुझे क्या कहेगा, पोजीशन पता कर ले तू, लेकिन मैं अपनी वेलोसिटी नहीं बताऊंगा। अगर मैं उससे वेलोसिटी पूछूंगा वो कहेगा वेलोसिटी बता दे, तो मैं पोजीशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों होता है रजनीश, सारा बताऊंगा, हर एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, कुछ ऐसे नहीं बताऊंगा रट्टा मारो। ठीक है, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर। ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली का बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि वो एक ही टाइम पर दोनों चीजें नहीं बताएगा। समझ रहे हो, मतलब कि दोनों चीजें इकट्ठे नहीं बताएगा, एक बताएगा दूसरे में अनसर्टेन हो जाएगा,
दूसरा बताएगा पहले में अनसर्टेन हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझिए। ठीक है, अभी बता, वो तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसको देसी भाषा में बोलो तो हम क्या बोल सकते हैं, वी आर 100% श्योर। अगर मैं उसकी 100% श्योर पोजीशन में, मतलब वो यहाँ रहता है, तो मैं अनसर्टेन हो जाऊंगा उसके मोमेंटम में, मतलब कि मुझे डाउट हो जाएगा कि उसका मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, मतलब कुछ मैं टूटा फूटा बता दूंगा कि इसका अराउंड 50 से 70 के बीच में होगा, मतलब रेंज बता सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है मेरा, सीधा उन्होंने दिया था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब ये हमेशा मेरा जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, वो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी एच अपॉन 4 पाई की। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? तो मैं पी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो मेरा एक और फॉर्मूला बन जाता है, डेल्टा एक्स डॉट एम डॉट डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और हम एम को यहां से इसके नीचे भी लेके जा सकते हैं, तो वो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बेटा हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही किया था। ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करनी होती है, वही घूम रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी तो वो तो अंदर बैठे न्यूक्लियस में, प्रोटॉन वगैरह। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। अब ध्यान दो, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, अभी ऊपर वाला से नीचे वाला कैसे आया। ठीक है, एक और फॉर्मूला हो सकता है, ध्यान से सुनना। एक और फॉर्मूला होता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी का, बच्चों को पता नहीं होता। वो तीसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब चेंज इन एनर्जी इनटू चेंज इन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, ठीक है, तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि बेटा एक बार एक और बात सुन लो, तुम्हें ये चीज पता है ना, एच क्रॉस जो होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 के, ये सबको पता है ना, एच अपॉन 2 पाई के, ये सबको पता है। ये सबको पता है ना, एच क्रॉस का मतलब मेरा एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच क्रॉस बाय 2। तो ये ना हो जाना कि भाई ये वाला तो फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बस एक तुम्हें कंफ्यूज करने का तरीका होता है। एच क्रॉस लिख देगा वो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा वो एच अपॉन 2 पाई, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला बताया। ठीक है, एक और फॉर्मूला बताया ये वाला। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर इतने सारे, एक तीसरा फॉर्मूला एक कहाँ से आया, ये तो हमने पढ़ा नहीं बेटा। पेपर में वो तुम्हें एक और फॉर्मूला भी दे सकता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक और फॉर्मूला भी दे सकता है, तुम्हें उसको पहचानना पता कैसे है, बहुत सिंपल तरीका है। इसकी डायमेंशन निकालो, डायमेंशन तो तुम्हें आती है, फिजिक्स का पार्ट होता है। इसकी डायमेंशन निकालो, अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो वो फॉर्मूला सही है। समझ रहे हो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो डायमेंशन के थ्रू ही हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एच की डायमेंशन निकालता हूँ, तो एच की डायमेंशन क्या होती है, बताना क्या होती है, जूल सेकंड होती है। बोलो हाँ या ना, 4 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एच की क्या होती है, जूल सेकंड होती है। बोलो हाँ या ना, यही होती है। अगर मैं इधर वाली साइड की डायमेंशन निकालता हूँ, तो वो क्या आएगी, इसकी जूल, इसकी सेकंड, इसकी भी जूल सेकंड। इसी वजह से फॉर्मूला वैलिड है। बोलो समझ रहे हो, मतलब कि हम वेरीफाई कहाँ से कर रहे हैं, उसके डायमेंशन से। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर भी इनका डायमेंशन निकालोगे, वो इसके इक्वल ही आएगा। बोलो इतनी बात समझिए। ठीक है, अब बच्चों के माइंड में आ रहा है ऐसा क्यों होता है, आइए वो जानते हैं। बेटा एच क्रॉस बस सिंबल है, सिंबल है। एच क्रॉस का मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई, मतलब एच क्रॉस में ही हम क्या कर देते हैं, मतलब शॉर्टकट हो गया। एच अपॉन 2 पाई लिखने की जगह मैं एच क्रॉस लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब हम अपना पेन बचाना चाहते हैं, ठीक है, इंक बचाना चाहते हैं, ठीक है, टाइम भी बचाना चाहते हैं, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ। सिंबल है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नाम अगर वंदना है, तुम्हें कोई बंधु बोल दे, बस अपना वो एनर्जी सेव कर रहा है भाई, और टाइम बचा रहा है। ठीक है, तो बस हमने उसको एच क्रॉस बोल दिया, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, समझिए। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इसको ढूंढना है, मैं ढूंढने गया उसको एटम में, तो नेक डाई से तो नहीं देख सकता। तुम बताओ, देख सकता हूँ क्या नेक डाई से? ठीक है, देख सकता हूँ नेक डाई से मैं इलेक्ट्रॉन को? नहीं देख सकता। तो मुझे कोई ना कोई माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के पास मतलब कुछ ना कुछ उस पर लाइट फेंकनी पड़ेगी ना उसको देखने के लिए। अंधेरे में बैठे, हमारे तो अंधेरा ही है वो। और मुझे देखना है तो भाई मैं अपना देखूंगा माइक्रोस्कोप से, मैं लाइट मारूंगा उस पर कि भाई कहाँ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब मैं उसके ऊपर क्या करता हूँ, मेरे को उसको ढूंढना है ना। और एक बात को ध्यान रखना, ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, ठीक है, तो जो मैं उसके ऊपर लाइट फेंकूंगा ना, उसका जो लैम्डा होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन के जो साइज है, साइज मतलब उसका डायमीटर, उससे छोटा होना चाहिए, तो ही वो उसको ढूंढ पाता है। ये प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर मुझे किसी चीज को देखना है, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर लाइट फेंक रहा हूँ, तो उसका जो लैम्डा होगा वो उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर देखो
फोटोन फेंका, फोटोन मतलब लाइट ही, इसको इलेक्ट्रॉन ढूंढने गया, तो उसका लैम्डा क्या होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि वो उसके इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर हो, ठीक है, तभी उसको ढूंढ पाता है। तो अगर मैं उसको ढूंढने गया, ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से पता है, मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन का साइज तुम्हें पता है बहुत छोटा है, इतना सा इतना सा इतना सा, सबको पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे जो लाइट यूज करनी पड़ रही है उसका लैम्डा भी बहुत छोटा होगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बताओ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है, वही बता रहा हूँ ना कि लैम्डा इनडायरेक्टली मतलब एक तरह से लेंथ का यूनिट तो होता है, ठीक है, लैम्डा का यूनिट क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो अगर मुझे उसको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो मेरे को जो फोटोन यूज करना पड़ेगा, उसका जो लैम्डा होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन के साइज से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो, तुम्हें अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन को ये लाइट आके कोलाइड करेगी इसके साथ, ऑब्वियस सी बात है, इसके टकराएगी तभी मैं देख पाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर गिरेगी तभी देख पाऊंगा। अरे बाबा, जब उसके साथ कोलाइड करेगी तो होगा क्या, ये सारा का सारा मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगी, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है, अभी डी ब्रोगली में हमने पढ़ा था, बोलो हाँ या ना, डी ब्रोगली में यही पढ़ा था ना, लैम्डा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लाइट का लैम्डा बहुत छोटा है तो जो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो उससे जो चेंज आएगा मोमेंटम बहुत बड़ा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर जो लाइट है उसका लैम्डा छोटा है, जब वो उसका ट्रांसफर करेगा तो उसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो तुम्हें अच्छे से पता है लैम्डा और जो पी है वो इनवर्सली ट्रांसफर वो है, ठीक है। तो जो लैम्डा अगर बहुत छोटा है तो मेरा पी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढने गया, उसको मैंने ढूंढ लिया, लेकिन जो मैंने लाइट फेंकी उसके ऊपर, उसकी वजह से, उसका बहुत छोटा लैम्डा होने की वजह से उसके अंदर जो मोमेंटम में जो चेंज आ गया वो इतना बड़ा आ गया कि उसका जो मोमेंटम है वो अनसर्टेन हो गया, मतलब जो मैंने कैलकुलेट कर रखा था वो बदल गया। अब मतलब उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई, अब डाउट आ गया कि वो है या नहीं। बोलो अब समझिए कि कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, थोड़ा ही बताया मैंने, ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि इतना ही अभी रिक्वायर्ड है, वो टाइम भी इतना ही है, ठीक है, मतलब इतना ही होता है। बाकी इसको डिटेल में जाओगे तो फायदा नहीं है, हमारी केमिस्ट्री में इतना ही जरूरत था, वो तुमने सीख लिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है बेटा गरिमा, मैं अगर कोई लाइट फेंक रहा हूँ, तुम बताओ, अगर मैं तुम पे लाइट फेंक रहा हूँ, अगर मैं तुम पे लाइट फेंक रहा हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ अंधेरे में, अंधेरा मतलब एटम के अंदर ढूंढ रहा हूँ, तो अगर मैं लाइट फेंकूंगा तो वो लाइट का लैम्डा बहुत छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के साइज से भी छोटा, ठीक है। तो लैम्डा तुम्हें अच्छे से पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, अभी हमने डी डी ब्रोगली में देखा। तो जब मैं लैम्डा बहुत छोटा है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, तो जब वो लाइट से टकराएगा तो बहुत ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा क्योंकि उसका लैम्डा बहुत छोटा था। तो अगर लैम्प मोमेंटम बहुत ज्यादा ट्रांसफर करेगा तो उसका एकदम जो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसका मोमेंटम बदल जाएगा। फिर जब हम उसका मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्ट, तो भाई उसका साइड वो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। तो हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, बस इतना आइडिया लेना था कि कैसे बदलता है, ठीक है, समझ गए सब, ठीक है, थोड़ा आइडिया लेना था। अब देखो तुम्हें वो कैसे क्वेश्चन कैसे देता है, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वैल्यूज पुट करने वाले, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर वो डेल्टा वी वन गिवन है, ऐसे भी दे सकता है सीधा कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 0.1, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे इसकी। वो ऐसा भी दे सकता है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू है 10⁻⁶ ±0.1%, ठीक है, 10⁻⁶ ±0.1%, ठीक है। जूम इन बेटा मैथमेटिकली नहीं जा रहे, हम डायमेंशन से देख सकते हैं, हमें यहाँ पर बस डायमेंशन के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ध्यान दो इधर 10⁻⁶ ±0.1%, तो अब मुझे बता दो इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, ठीक है, वो अलग अलग वैरायटी होगी देने की। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी क्या होगी, 10⁻⁶ का 0.1% होगी मेरी डेल्टा वी की वैल्यू। बोलो समझ रहे हो, 0.1 नहीं होगी बेटा, 0.1% ऑफ 10⁻⁶ होगी, समझ रहे हो, 0.1% ऑफ 10⁻⁶ होगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ परसेंट दे दिया। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ 10⁻⁶ ±0.1, तो यहाँ पर मेरे डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 होगी, क्योंकि मैंने यहाँ परसेंट नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है, तुम ऐसे ही शो करते हो ना वी को, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, यही होता है ना, तुम तो फिजिक्स वाले बच्चे हो भाई, तुम्हें बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, ये ऐसे लिखते हैं ना हम कभी भी अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो ये मेरी अनसर्टेनिटी होगी नॉर्मली अगर दिया हो, अगर आगे परसेंट लग गया तो इसका मतलब है इस वेलोसिटी का 0.1%, और एक तरीका है वो डायरेक्ट दे दे, ठीक है। अब मुझे एक बार इस क्वेश्चन को करके दे दो, इस क्वेश्चन को कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा एक्स निकालना है, फॉर्मूला सब तुम्हें पता है, डेल्टा एक्स निकालना है, निकाल दो बेटा, बस मैंने गरिमा यही बताया है, जो डेल्टा वी होता है मुझे ये चाहिए ना फॉर्मूले में, कई बार वो एग्जामिनर डायरेक्ट दे देगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, मैं तुम्हें बता दिया वो कैसे दे सकता है। एक वो दे सकता है कि वो डायरेक्ट 10⁻⁶ ±0.1 दे दे, इसका मतलब क्या होगा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये मुझे पता है, अनसर्टेनिटी मुझे इतने परसेंट में है, इतना मतलब कि ±0.1 हो सकता है, हम बोलते हैं ना इसका साइज होगा 5 से 6 के बीच में,
तो मेरी अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, 5 से 6 के बीच में, मतलब 5 ± 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी होती है। कई बार वो ऐसे लिख सकता है 0.1%, मतलब क्या हो गया, ये जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू जितनी मुझे पता है उसका 0.1% अनसर्टेनिटी है बस। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको एक बार सोल्व करता हूँ। कर लिया, देखो सिंपल क्वेश्चन था। मास मुझे गिवन है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो ये ग्रेटर देन वाले को भी इक्वल कर दिया करो, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, ठीक है, क्योंकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इक्वल टू से कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आई है, 0.001% ऑफ 10⁻⁻6 निकाल लो, जैसे यहाँ ऊपर किया था, वो मेरी डेल्टा वी आएगी। कोई भी डेल्टा वी को 0.001 पुट नहीं करेगा, ये परसेंट गिवन है। ठीक है, तो वहां से डेल्टा वी आ जाएगी। ये डेल्टा एक्स निकालना है, एच की वैल्यू तुम्हें पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, और मास की वैल्यू गिवन है, तो वहां से निकाल सकते हो। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब कि ये वाला टॉपिक बहुत आसान होता है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया है ऐसे देके, ये सबसे मतलब कि ऊपर वाला लेवल है, इससे छोटे वाला तुम कर ही लोगे, मतलब परसेंटेज वाला देके बस वो तुम्हारे साथ पंगे ले सकता है, बाकी कुछ इसमें मुश्किल नहीं होती। हाँ बेटा वेट, ठीक है, समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए बेटा। वेट को केजी में पुट करोगे, ध्यान रखना, इतना तुम्हें आइडिया है ही, ऐसे यूनिट में पुट करते हैं सबको। ठीक है, वेट को केजी में पुट करोगे, उसमें तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वेट को केजी में पुट करो, बाकी सारी वैल्यूज भी अपना एसआई यूनिट्स में पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, इस बच्चे ने सोल्व नहीं कर रखा, तुमने कर ही लिया होगा, बस ये ध्यान रख लो कि वैल्यू सारी पुट किया ना बेटा, वैल्यूज पुट ही तो करनी है। इसकी वैल्यू, वी की वैल्यू 10⁻11 आ गई। ठीक है, एक देखो 0.001% ऑफ 10⁻6, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, 4 पाई की पता है, मास की वैल्यू 10⁻10 ग्राम की बनती है, उसको केजी में कर लिया। अब बस डेल्टा एक्स यहीं रखो, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसके नीचे ले जाओगे, अब इसको सोल्व कर दो बस, कैलकुलेटर से कर लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करो हाथ से कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में तुम्हें मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ट्राई करके देखो, अप्रोक्स निकाल के, उसके बाद कैलकुलेटर से भी करके देख लो, अप्रोक्स अगर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले एक बार हाथ से ट्राई किया करो। ठीक है, समझ गए, बोलो सब समझ गए, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में क्यों नहीं लगा पाते, वही बात है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में हमारा क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी आती है ना वो इतनी छोटी आती है, वो नेग्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। मतलब कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं हल्का सा इधर हिला, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं हिला हूँ, क्योंकि हमारा जो मेजर करने का वो है ना, वो स्केल इतना बड़ा है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पाते। ठीक है, मैक्रो आएगा, ठीक है, यहाँ केस ऑफ मैक्रो आएगा, ठीक है, बच्चे ने गलत लिख दिया, ठीक है, मैक्रो आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो अनसर्टेनिटी आएगी वो बहुत छोटी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखो एक मेरी गोल्फ बॉल है, ठीक है, जिसका मास बस 40 ग्राम है, समझ रहे हो, हम तो फिर भी केजीज में होते हैं, ये तो 40 ग्राम है, और जिसकी स्पीड इतनी है, अगर मैं स्पीड मेजर कर सकता हूँ विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, ठीक है, मतलब कि 2% का उसका एरर है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल ली है। तो मैं तुम्हें यहाँ दिखाई देता हूँ, तुम्हें सोल्व क्या करना, तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा, मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, वो कितनी आ रही है देख रहे हो, 10⁻⁻13। तुम खुद बता दो, तुम 10⁻⁻13 को डिटेक्ट कर सकते हो? तुम मुझे अपने आप बता दो, सोल्व करने के लिए नहीं, मतलब बस मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा था, 10⁻⁻13 को तुम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, तुम 10⁻3 को ही नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक के लिए हम इनको नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर आएगा, और माइक्रो के लिए यूज करते हैं बेटा, इसने यानी, ठीक है, अपना ठीक कर लेना, नोट्स भेजूंगा ना, तो यहाँ पर तुम भी गलत ना लिख देना। ठीक है, इतना तुम्हें आइडिया हो चुका है कि माइक्रो के लिए नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ -33 तो बोल रहा हूँ, -33 डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, तभी तो बोल रहा हूँ, 33 होता तो बात ही अलग थी। ठीक है, समझ गए, क्लियर। ठीक है, उसके बाद ये अगला टॉपिक, ठीक है, अगले क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला है ये हमारा, फिर बस बोर का फेलियर आ जाएगा, मतलब हमारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स तो खत्म, अब हमारी क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट आ जाएगा।
तो बस वो तो 1-2 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना, क्लियर है सबको? ठीक है, तो बाकी हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है।